नमस्कार साथियों। धारा 25 तक हमने पढ़ लिया था। आज धारा 26 से शुरुआत करते हैं कि धारा 26 क्या कहती है। 25 पेनल्टी क्लोज की बात कर रहा था, जो मोस्टली सभी सेक्शंस के लिए पेनल्टी की बात कर रहा था। धारा 26 से कुछ विशेष चीज़ों के लिए पेनल्टी की बात करेगा कि कोई कार्य आप किस मैनर से करते हो तो उसके लिए अलग पेनल्टी हो सकेगी। सेक्शन वही होंगे, बस कार्य के मैनर बदलता जाएगा। तो आज पढ़ते हैं धारा 26 से गुप्त उल्लंघन, कि आप कोई चीज को छिपाकर किसी धारा का उल्लंघन कर रहे हो, गुप्त रूप से किसी भी सेक्शन का के प्रोविजन का उल्लंघन करते हो तो किस प्रकार से आपको ट्रीट किया जाएगा, क्या सजा होगी। जो कोई धारा 3, 4, 10, 12, धारा 3 साधारण गन के लिए लाइसेंस की बात करता है। धारा 4 कुछ परिस्थितियों में कुछ आयुधों को रखने से अगर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा मना कर देती है तो अगर उनको रखना चाहते हो तो फिर आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा। सेक्शन 10 बात करती है कि कुछ आयुधों का आयात निर्यात को मना करती है, भारत से बाहर भारत के अंदर आयात निर्यात को। और सेक्शन 12 आयुधों के परिवहन की बात करती है। तो जो कोई धारा 3, 4, 10, 12 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन में कोई कार्य, इन प्रोविजंस के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करना, मैनर चेंज करके बताएगा। इन धाराओं के लिए पहले भी हमने सजा सेक्शन 25 में पढ़ी है। ये बताएगा कि आपने सजा तो 25 में पढ़ ली, पर अगर 3, 4 और 10 और 12 का उल्लंघन आप इस मैनर में कर रहे हो जिससे आपका ये इंटेंशन दर्शित होता है, यहाँ पर शब्द पकड़ लेना, आ से दर्शित होता है कि आप धारा 3, 4, 10, 12 में से किसी उपबंध का उल्लंघन कोई ऐसे कार्य से, ऐसी रीति से कर रहे हो जिससे आपका ये आशय दर्शित होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को, कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसको, या कोई रेल, विमान, जलयान, यान, ठीक है, रेल, विमान, एरोप्लेन, जलयान, पानी के जहाज और यान जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, या कोई परिवहन के अन्य किसी प्रकार के साधन हो सकते हैं, बैलगाड़ी वगैरह, कोई भी परिवहन का साधन है, या काम करने कोई भी परिवहन का अन्य साधन है, तो इन सभी साधनों में रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन में नियोजित व्यक्ति है और काम करने वाले व्यक्ति है, उसको ज्ञात ना हो, इस मैनर से आप 3, 4, 10 और 12 का उल्लंघन कर रहे हो। कि मैं जैसे एक बस में बैठ के जा रहा हूँ और या फिर मैं किसी और एरोप्लेन में बैठ के जा रहा हूँ और मैं गन को इस तरीके से छिपा के ले जा रहा हूँ, गन के लिए मुझे लाइसेंस लेना चाहिए, मैंने लाइसेंस नहीं ले रखा, सेक्शन 3 का उल्लंघन किया मैंने कि बिना लाइसेंस के, और मैं उसको इस तरह से छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहा हूँ कि गन को मैंने 4 टुकड़ों में बांट दिया, उसकी नाल अलग कर रख ली और उसका ट्रिगर अलग है और एसेंशियल पार्ट बॉडी के 3, 4 टुकड़ों में मैंने गन को बांट दिया और उसको वहां जाके असेंबल करके वापस गन बना लूंगा। तो ऐसा अगर कोई कार्य कर रहा हूं जो सेक्शन 3, 4, 10 और 12 के उल्लंघन में है और किस मैनर से कर रहा हूं कि मेरा ये इंटेंशन दर्शित होता है कि मैं लोक सेवक से छिपा कर रहा हूं, या रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन के अन्य साधन में नियोजित किसी व्यक्ति के ज्ञान में ना आए, उस प्रकार से धारा 3, 4, 10 और 12 को उल्लंघन कर रहा हूं, तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष तक हो सकेगी। तो 6 मंथ टू लेकर 7 ईयर के प्रोविजन प्लस आपसे फाइन की ये बात करता है कि अगर आप धारा 3, 4, 10, 12 का उल्लंघन इस मैनर से करेंगे कि जिससे आपका ये इंटेंशन शो हो कि आप किसी ऐसा कार्य किसी पब्लिक सर्वेंट की नॉलेज में नहीं आए, रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन के अन्य साधन में नियोजित व्यक्ति या उसमें काम करने वाले किसी व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आए, इस इंटेंशन के साथ आप ये कार्य कर रहे हो तो आपको 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेम कुछ धाराओं के लिए फिर बताता है कि धारा 5 मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, धारा 6 प्रतिसिद्ध गोला बारूद के बारे में बात करता होगा, सॉरी 6 ये छोटी नाल वगैरह को, नकली आयुध को अफली में, 7 प्रतिसिद्ध गोला बारूदों की बात करता है और 11 में उनके 11 में क्या था देख लेना, मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा कि 11 में क्या था। 5, 6 और 7 और 11 अगर इनके उपबंधों का उल्लंघन
तो धारा 11 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आशय उसका उपदर्शित होता है, ऐसे मैनर से करना है जिससे आपका इंटेंशन सो होता है कि ऐसा कार्य लोक सेवक को या रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन के अन्य साधन में नियोजित और काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात ना हो, तो वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो जो कोई भी धारा 5, 6, 7 और 11 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन ऐसी रीति से कर रहा है जिससे उस व्यक्ति का यह इंटेंशन शो होता है कि वह ऐसा कार्य लोक सेवक के नॉलेज में ना आए, उससे छिपा के कर रहा है, या कोई रेल, विमान, जलयान, परिवहन या परिवहन के अन्य साधनों में कोई नियोजित व्यक्ति या काम करने वाले व्यक्ति के नॉलेज में ना आए, इस मैनर से अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो मिनिमम 5 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की ये बात करता है। ठीक है, 5 ईयर टू 10 ईयर प्लस फाइन की ये बात करता है। जो कोई धारा 22 के अधीन तलाशी ली जाने पर किन्हीं आयुध या गोला बारूद को छिपाएगा। 22 क्या कहती थी कि कोई आप इधर उधर चल रहे हो, कोई व्हीकल लेकर चल रहे हो, तो पुलिस अधिकारी को पावर देती थी, वो रुकवा के आपको चेक कर सकता है। ठीक है, जिन भी लोगों को अथोराइज किया गया और आपके पास आयुध, गोला बारूद वगैरह की मिलते हैं तो उनको जब्त कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। तो जो कोई भी धारा 22 के अधीन तलाशी ली जाने पर कोई आयुध या गोला बारूद को छिपाएगा, कि आपके जैसे ही आपको रुकवाया और पुलिस वाले आपकी तलाशी लेना चाहते थे, आपने हथियार को किसी भी मैनर से पास की कोई जगह पर डाल दिया और उसको छिपाने का प्रयत्न किया, तो जो कोई भी धारा 22 के अधीन तलाशी में किन्हीं आयुध या गोला बारूद को छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, तो वो 10 वर्ष तक की अवधि और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो यहां तलाशी लेने में आपको आयुध, गोला बारूद छिपाया है या छिपाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो दोनों ही चीजों के लिए आपको सजा को प्रोविजन करता है। पॉइंट को समझ लेना, छिपाया या छिपाने का प्रयत्न, क्योंकि यहीं से आपको प्रॉब्लम बन के आएगी जब आप चार्ज फ्रेमिंग सीखोगे। तो एक एक चीज क्लियर कर लेना। 3, 4, 10, 12 इसका मैनर और इंटेंशन दोनों याद रखना कि ऐसे मैनर से करना है कि आपका इंटेंशन शो हो कि आप लोक सेवक या फिर किसी भी प्रकार के साधन में काम करने वाले नियोजित व्यक्ति के नॉलेज में ना आए। इस प्रकार से धारा 3, 4, 10 और 12 का उल्लंघन कर रहे हो। 5, 6, 7, 11 का उल्लंघन इसी रीति से कर रहे हो जैसा सब सेक्शन 1 में था। और तीसरा कि धारा 22 के अधीन तलाशी ली जाने पर कोई आयुध या गोला बारूद को छिपा रहे हो, छिपाने का प्रयत्न कर रहे हो, तो ऐसा कारावास से जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी आप दंडनीय होंगे। Secret contravention. Whoever does any act in contravention of any of the provision of section 3, 4, 10, 12 in such manners as to indicate an intention, कि उससे आपका इंटेंशन इंडिकेट होना चाहिए, दर्शित होना चाहिए, that such act may not be known, उस व्यक्ति को नॉलेज में नहीं आना चाहिए। किस व्यक्ति को? ऐसे इंटेंशन के साथ आप इंटेंशन इंडिकेट करते हुए कोई एक्ट कर रहे हो जिससे उस व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आना चाहिए। एनी पब्लिक सर्वेंट, किस व्यक्ति की? एनी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। टू एनी अदर एम्प्लॉय और वर्किंग अपॉन ए रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल एंड एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस shall be punishable with imprisonment for a terms not less than 6 months, but which may be extended to 7 years and also liable for fine। कोई भी ऐसा कार्य किया जो सेक्शन 3, 4, 10, 12 के कंट्रावेंशन में हो और ऐसे मैनर से कर रहे हो कि उसमें आपका इंटेंशन इंडिकेट होता है कि आप पुलिस ऑफिसर या फिर रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल या अदर कन्वेंशन के साधन में वर्किंग करने वाले किसी भी एम्प्लॉय के से नॉलेज में नहीं आना चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए। इस इंटेंशन से कर रहे हो तो 6 मंथ से लेकर और 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की बात करता है। whoever does any act in contravention of any of the provision of section 5, 6, 7, 11 in such manner as to indicate an intention that
सच एक्ट में नॉट बी नोन टू एनी पब्लिक सर्वेंट। सेम सब सेक्शन 1 वाला मैनर वही चीज यूज है कि 5, 6, 7, 11 4 धाराओं के कंट्रावेंशन में कार्य कर रहे हो। मैनर इस प्रकार का है कि आपका इंटेंशन इंडिकेट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि ऐसा एक्ट इन लोगों के नॉन में नहीं आए, इन लोगों की नॉलेज में नहीं आए। किन किन की? पब्लिक सर्वेंट की, या कोई पर्सन एम्प्लॉय काम कर रहा हो रेलवे में, एयरक्राफ्ट में, वेसल में, व्हीकल में, जिसमें आप कन्वेंसिंग कर रहे हो या अंडर कन्वेंसिंग के साधन में, तो यहाँ सेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स विच नॉट लेस देन 5 ईयर और बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड आल्सो लाइबल फॉर फाइन। तो 5 ईयर तो लेकर 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है का सेंटेंस दिया जा सकता है और आल्सो लाइबल फॉर फाइन है। ठीक है, एंड में है फाइन कंपलसरी नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, और में है या में नहीं है, देख लेना। अच्छा, इंग्लिश में और या कोई और कहते हैं, इसलिए मैं हिंदी के मैनर में बोल रहा था। तो 5, 6, 7, 11 चारों में कंट्रावेंशन है, उल्लंघन चारों सेक्शन का। उल्लंघन इस मैनर से कार्य करते हुए कर रहा है कि उसका इंटेंशन इंडिकेट हो रहा है कि वो ऐसे लोगों की नॉलेज में नहीं आने देना चाहता, पब्लिक सर्वेंट की में, या फिर कोई रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल में काम करने वाले एम्प्लॉयज की में, तो वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर टू लेकर 10 ईयर तक एंड आल्सो लाइबल फॉर फाइन। whoever of any search being made under section 22 conceal और attempt to conceal, या तो छिपाने का प्रयास करता है या छिपाने का प्रयत्न करता है। कंसील और अटेम्प्ट टू कंसील एनी आर्म और एम्यूनिशन। तो जब सेक्शन 22 के अंदर सर्च चल रही है, तलाशी चल रही है, उस दौरान या तो कंसील करता है या अटेम्प्ट टू कंसील करता है एनी आर्म्स और एम्यूनिशन को, तो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स विच विल बी एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड आल्सो लाइबल फॉर फाइन। 10 साल तक की सजा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो 3, 4, 10, 12 के लिए सीक्रेट कंट्रावेंशन के लिए अलग सजा है और 5, 6, 7, 11 के लिए सीक्रेट कंट्रावेंशन के लिए अलग सजा है। और 22 में अगर आप कंसील करते हो, अटेम्प्ट टू कंसील करते हो, तो अलग इम्प्रिजनमेंट है। देख लेना तीनों इम्प्रिजनमेंट को। आयुध को उपयोग में लाने के लिए दंड, कि कोई ऐसा आर्म्स है जिसके बारे में आप जानते हो कि धारा 5 के उल्लंघन में है। धारा 5 क्या बात करती थी कि कोई आयुध का विनिर्माण कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, या फिर उसको परिवर्तित करता है, मॉडिफिकेशन करता है, चेंजिंग्स करता है, टेस्ट करता है, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में, धारा 5 बात कर रही थी कि हर चीज के लिए लाइसेंस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे आप उसको रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। तो धारा 5 के उल्लंघन में कोई आयुध है या गोला बारूद है, उसको उपयोग में लाता है, धारा 5 की कंप्लाइंस नहीं करता, विदाउट लाइसेंस अगर हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर उनको रिपेयर कर रहा है या उनको चेंज कर रहा है या उनको टेस्ट कर रहा है या प्रूव कर रहा है, तो उसको 3 वर्ष से कम की नहीं होने वाली सजा जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 3 ईयर टू 7 ईयर प्लस फाइन फेयर लाइबल होगा। क्या करना है? धारा 5 के उल्लंघन में गोला बारूद और आयुध को उपयोग में ला रहा है। ऐसे किसी व्यक्ति से आपने हथियार लिए जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, उससे आपने अपने हथियार को रिपेयर करवाया, तो आप लाइबल हैं ऐसे आर्म्स को, गोला बारूद को यूज में लेने के लिए जो धारा 5 के उल्लंघन में है। ठीक है, जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिसिद्ध आयुध और प्रतिसिद्ध गोला बारूद को उपयोग में लाएगा। धारा 7 के उल्लंघन में कोई प्रतिसिद्ध आयुध है, प्रतिसिद्ध गोला बारूद है, उनको यूज में लाता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। कि धारा 7 के उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति प्रतिसिद्ध गोला बारूद और आयुध को उपयोग में ला रहा है, जिनके लिए धारा 7 मना करती है कि प्रतिसिद्ध गोला बारूद और आयुध को कब्जे में रखना, विनिर्माण करना और विक्रय करने का प्रतिषेध करती है। आप धारा 7 के उल्लंघन में उनको यूज में ले रहे हो प्रतिसिद्ध गोला बारूद को, और ऐसा करने पर आपको मिनिमम 7 साल से लेकर
आजीवन कारावास तक की सजा का प्रोविजन किया गया। 7 ईयर टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट प्लस आल्सो लाइबल फॉर फाइन, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोनों समझना। उपधारा 1 कह रही है कि धारा 5 के उल्लंघन में, मतलब आयुध गोला बारूद का विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए आपको लाइसेंस लेना था, आप उनके उल्लंघन में कोई आयुध या गोला बारूद को यूज में ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से, या धारा 7 के अधीन आपको प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद को कब्जे में रखने का, अर्जन करने का, विनिर्माण का और विक्रय के लिए प्रतिषेध किया था, और आप धारा 7 के उल्लंघन में ऐसे प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद को यूज कर रहे हो, तो आपको 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से लाइबल ठहराया जाएगा। सबसेक्शन 3 अलग बात करता है कि जो कोई किन्हीं प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद को प्रयोग में लाएगा, ठीक है, और धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा। ये बात तो यहां भी थी कि उपयोग में लाएगा, प्रयोग में लाएगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, सेम बात है, उपयोग और प्रयोग एक ही चीज होती है, पर यहां थोड़ी डिफरेंट बात करेगा और लगाकर। यहां के बाद डिफरेंट बात करेगा कि आप प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद को उपयोग में लाते हो, या फिर धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करते हो। धारा 7 बात करती है कि प्रतिष्ठित गोला बारूद को अर्जन, कब्जे या उसके विनिर्माण, विक्रय, तो आपने कोई हथियार बेचा जो प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद है, या आपने उस प्रतिष्ठित गोला बारूद या आयुध को यूज में लिया, और ऐसे हथियार के प्रयोग से या आपके बेचने के कार्य के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कि जिस हथियार को आपने यूज में लाया वो धारा 7 के अंतर्गत प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद की श्रेणी में आता था, और उस हथियार का उपयोग से या उस हथियार से कोई कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप कोई अन्य व्यक्ति मर गया, उसको गोली मार दी मान लो प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद से, या फिर मैंने धारा 7 के उल्लंघन में कार्य किया कि मैंने प्रतिष्ठित गोला बारूद या आयुध को बेच दिया, इसमें किसी और को बेचा, और बेचने के बाद उस हथियार से उस व्यक्ति ने मर्डर कर दिए, तो बेचने वाला भी लाइबल है, और जिसने प्रतिष्ठित गोला बारूद और आयुध को काम में लेकर किसी का मर्डर किया वो भी लाइबल है। तो अगर जो कोई प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद को प्रयोग में लेता है या धारा 7 के उल्लंघन में कार्य करता है, धारा 7 अर्जन, कब्जे में रखना, विनिर्माण और विक्रय का प्रतिषेध करता है, तो कोई प्रतिष्ठित आयुध को कब्जे में रखता है, विक्रय करता है या फिर उसको विनिर्माण करता है, और उस कार्य के परिणाम स्वरूप कोई अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आपको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, और या फिर आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। उपधारा 1 और 2 के साथ आपने उपधारा 3 को पढ़ा। 1 और 2 तो सिंपल बात कर रही थी कि आप उसको यूज लेते हो, क्या इंप्रिजनमेंट होगा। तीसरा दोनों कुछ चीजों को कवर कर रहा है कि प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद का यूज करके आपने किसी का मर्डर कर दिया, या आपके द्वारा प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद के विक्रय करने से या हथियार बनाने से उस हथियार का यूज लेके किसी ने मर्डर कर दिया, तो आपको भी मृत्यु दंड, आजीवन कारावास से दंडनीय सजा होगी, और जुर्माने के भी आप लाइबल होंगे। बात समझ में आ गई होगी कि क्या कंसेप्ट उपधारा 3 लेकर चल रही है। अवैध हथियार बनाया, मान लो मैंने घर में फैक्ट्री डाल ली, बढ़िया हथियार बना रहा हूं मैं, और ऐसे हथियार बना रहा हूं जो प्रतिष्ठित आयुध की श्रेणी में आते हैं, और मैंने उस आयुध को किसी व्यक्ति को बेच दिया, किसी भी स्टूडेंट को बेच दिया, और आपने उससे मर्डर कर दिया, तो आपने तो प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद का यूज किया है और मर्डर किया है, तो आप लाइबल हो। मैं धारा 7 के उल्लंघन में कार्य कर रहा था कि मैंने प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद का विनिर्माण कर उसका विक्रय भी किया, तो फिर मैं भी लाइबल होऊंगा आजीवन कारावास या मृत्युदंड से धारा 27 के अंतर्गत। या प्रतिसिद्ध के संबंध में ज्यादा सजा का बात कर रहा है कि उसके कारण किसी व्यक्ति की आप मृत्यु कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगा, जबकि लाइसेंस शुदा से करो कोई दिक्कत नहीं है, साधन हथियार से करो कम सजा होगी, पर यहाँ प्रतिसिद्ध आयुध और गोला बारूद की बात हो रही है। पनिशमेंट फॉर यूजिंग आर्म्स, हथियारों के उपयोग के लिए आपको सजा की बात करता है। वो एवर यूज एनी आर्म्स और एम्यूनिशन इन द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, आपने धारा 5 के कंट्रावेंशन में आर्म्स और एम्यूनिशन का यूज किया है तो पनिशेबल
with imprisonment for a term less than not be less than 3 year which may extend to 7 year and also liable for fine। कि आपको 3 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, 7 ईयर तक मैक्सिमम सज़ा हो सकेगी और आप फाइन से भी लाइबल होंगे, फाइन के भी दायी होंगे। पर उपधारा 2 बात कर रही है कि आपने यूज किया प्रोहिबिट आर्म्स का, प्रोहिबिट एम्यूनिशन का धारा 7 के उल्लंघन में। सेक्शन 7 के कंट्रावेंशन में आपने एनी प्रोहिबिट आर्म्स और प्रोहिबिट एम्यूनिशन का यूज किया तो सेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स विच सेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड सेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो 7 ईयर टू LI की बात करता है और आल्सो लाइबल फॉर फाइन की बात करता है अगर धारा 7 के उल्लंघन में आपने प्रोहिबिट आर्म्स और एम्यूनिशन का यूज किया। उपधारा 3 बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही है इसकी कि आपने यूज किया प्रोहिबिट आर्म्स और एम्यूनिशन को या फिर आपने डज एनी एक्ट इन कंट्रावेक्शन ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है कि आप प्रोहिबिट आर्म्स और एम्यूनिशन को क्या नहीं करोगे, मैन्युफैक्चर नहीं करोगे या सेल नहीं करोगे या पोजीशन में नहीं रखोगे या एक्विजिशन में नहीं रखोगे। ये चारों कार्य नहीं करने थे और आपने इस ऐसा कोई एक्ट किया या तो बनाया या उसको सेल किया या पोजीशन में रखा जिसके परिणाम स्वरूप कोई एक्ट हुआ जिससे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो आप भी लाइबल होंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ या तो मृत्युदंड से या जीवन कारावास से एंड आल्सो लाइबल फॉर ए फाइन। एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूं कि कैसे यहां से प्रश्न पूछेगा कि मैं एक प्रतिसिद्ध आयुध को लेकर अपने घर पे आता हूं और रात में अपनी जो भी टेबल है उसकी रैक में सो जाता हूं। सुबह कोई भी मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हो, चलो उनको सज़ा नहीं दिलवाते क्योंकि शादी नहीं हुई, पहले ही उसकी सज़ा हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जो भी कोई हथियार लेके जा रहा है वो देखता है कि अरे यार ये कौन सा हथियार है, वो उस खिलौना गन समझ के और उसको किसी व्यक्ति पर ऐसे निशाना बांध के डराने के लिए चलाता है और उससे गोली चल जाती है और मर्डर हो जाता है। तो मेरा प्रोहिबिट आर्म्स के कारण मैंने तो एक्ट नहीं किया, मैं तो प्रोहिबिट आर्म्स को लेके आया हूँ पर धारा 7 के उल्लंघन में मैंने उसको पोजीशन में रखा और उसके यूज के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो फिर धारा 27 की उपधारा 3 में मेरे को पुलिस वाले नाप देंगे जहां पर उनको नापना होता है। समझते हो नापना क्या होता है? कभी कोई ऑफेंस करेंगे जब पता लगेगा कि पुलिस वाले कैसे हमें नापते हैं। ठीक है, धारा 28 को समझना। 27 का कंसेप्ट क्लियर है? धारा 28 देखते हैं। कतिपय दशाओं में अग्नायुध और नकली अग्नायुधों के उपयोग और कब्जे का प्रतिषेध। कि जो कोई अपनी स्वयं की या किसी व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिरोध करने के लिए, कोई व्यक्ति अपनी या कोई अन्य व्यक्ति की लीगली गिरफ्तारी होनी थी, अरेस्ट करना था या उसको डिटेंशन में करना था, उसको प्रतिरुद्ध करने के लिए या रोकने के आशय से, या तो उसको प्रतिरुद्ध करने के लिए कि कोई हमारी गिरफ्तारी ना कर सके या गिरफ्तारी करने के बाद उसको रोकने के, गिरफ्तारी को रोकने के आशय से कोई अग्नायुध को या कोई नकली अग्नायुध को किसी भी उपयोग में लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा, चाहे वो कैसा ही हथियार हो। ऐसा हथियार हो जो पिछले 50 सालों से चला नहीं और पूरा विश्वास है कि इस हथियार को चलाते तो भी ये नहीं चलता। ठीक है, या फिर वो हथियार खिलौना हथियार है, हम जानते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, एक प्लास्टिक की गोली निकलेगी और वो ऐसे लगेगी जैसे चींटी ने भी नहीं काटा हो। तो किसी भी प्रकार का हथियार हो, चाहे वो अग्नायुध हो या नकली अग्नायुध हो, उसके उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा। किस कार्य से? कि अपनी या कोई अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी का प्रतिरोध किया जा सके या उसको रोकने के आशय से कोई अग्नायुध, नकली अग्नायुध को काम में लाता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी लाइबल होगा। तो 7 ईयर तक का कारावास
प्लस फाइन, जुर्माने से भी वो लाइबल होगा। कैसे? कोई व्यक्ति मेरे को गिरफ्तार करने आया मेरे घर पे और किसी ने, मेरे भाई ने निकाल कर एक कोई खिलौना गन थी जो बिल्कुल ओरिजिनल गन की तरह लगती थी और पुलिस वालों पे तान दिया। पुलिस वालों को लगा असली गन है और वो उससे भाग गए। बाद में वो गिरफ्तार करने आते हैं पूरी टीम लेकर, और मेरे हथियार वगैरह जब, मैं कहता हूँ मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास तो खिलौना गन थी, वो तो गन ही नहीं थी। तो उस मजाक से, उस खिलौना गन से उसने उस समय तो अपनी गिरफ्तारी और निरोध को टाल दिया। अगर ये धारा नहीं बनाई जाती तो फिर खिलौना गन का उपयोग करके कोई सजा तो दी नहीं जा सकती थी। तो यहां पर रख लिया कि किसी भी प्रकार का नकली अग्नायुध हो, चाहे वो कैसा भी प्रकार का उपयोग में आने के लायक हो या नहीं हो, आप उसका उपयोग में लाते हो, उपयोग में लाने का प्रयत्न करते हो। किस पर्पज से? कि किसी या तो अपनी स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध को प्रतिरुद्ध किया जा सके या गिरफ्तारी या निरोध को रोका जा सके। इस आशय से आप कोई आयुध या नकली आयुध को उपयोग में लाते हो तो आप लाइबल होंगे 7 वर्ष तक की सजा से और जुर्माने से भी लाइबल होंगे। बात समझ में आ गई? कोई भी प्रकार का हथियार जो हथियार के सदृश दिखता हो और सामने वाला व्यक्ति उसको असली हथियार समझ के डर जाए, तो ऐसे नकली अग्नायुध का उपयोग से या ओरिजिनल अग्नायुध के उपयोग से आपने गिरफ्तारी और निरोध को टाल दिया है, इस आशय से आपने उसको यूज लिया था, तो आपको धारा 28 में लाइबल ठहराया जाएगा। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बन के आएंगे इन सेक्शनों से, ठीक है। तो इस धारा में नकली अग्नायुध का वही अर्थ लगाया जाएगा जो धारा 6 में बताया गया। तो धारा 6 में जब हम नकली अग्नायुध को असली में परिवर्तित करने, नाल को छोटा करने के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर जो नकली अग्नायुध की परिभाषा दी गई थी, सेम वैसे के वैसे ही अर्थ हमें नकली अग्नायुध का इस धारा में लगाना है। समझ में आ गई बात? धारा 29 देखते हैं। जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार ना हो, दंड। आपको पता है कि इस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है, उससे आपने हथियार खरीद लिया। आपको पता था ये आर्म्स डीलर जो हथियार बेच रहा है इसके पास लाइसेंस नहीं है, आपने उससे लाइसेंस क्रय कर लिया, उससे आपने आर्म्स क्रय कर लिया। या फिर आपने ऐसे आर्म्स को किसी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त कर दिया जो उस आर्म्स को कब्जे में रखने का हकदार ही नहीं था। तो दोनों के लिए यह दंड की बात करता है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से हथियार खरीदा है जिसके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था, आर्म्स लाइसेंस ही नहीं था, और मैंने उससे हथियार खरीद लिया। या फिर कोई व्यक्ति जिसके पास गन का लाइसेंस नहीं था और उससे मैंने हथियार खरीद लिया। खरीद सकते हैं, पर उसके पास पहले कभी लाइसेंस रहा हो, उसने लाइसेंस उसका प्रति संग्रहित कर लिया, निलंबित कर लिया, तो वो उस कंडीशन में उस गन को सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, पर पुलिस अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, 45 दिन की अवधि गुजरने देगा, वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। पर आपने उन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और उन प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करते हुए आयुध को क्रय कर लिया। किसी व्यक्ति ने, आपने बेचा कि उस व्यक्ति ने जिसके पास लाइसेंस नहीं था, और आपने बिना लाइसेंस के उससे आर्म्स को क्रय कर लिया, खरीद लिया। या फिर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी गन अनुदत्त कर दी जो उसको कब्जे में रखने का हकदार ही नहीं था। जैसे आमतौर पे गांव में होता है, हमारे यहाँ जब शिकार वगैरह कोई चलता है, जनरल चीजें होती है, तो एक दूसरे की गन वगैरह मांग के ले जाते हैं, या कोई जानवर निकल आता है तो उनको मारने के लिए सांप वाप निकल आते हैं, गन वगैरह ले जाते हैं। कई बार कोई ऐसी जगह पे होता, तो अगर आप किसी को दे रहे हो गन, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है और उस गन को कब्जे में रखने का हकदार नहीं है, तो आप धारा 29 के अंदर लाइबल हो जाते हो। किसी भी प्रकार की कंडीशन बना के देगा, दो चीज, बिना आर्म्स वाले से आपको हथियार क्रय नहीं करना, दूसरा कोई ऐसे व्यक्ति को अपना हथियार परिदत्त नहीं करना जो उस पर पोजीशन रखने का हकदार नहीं है। अब पढ़ते हैं धारा 29 अंदर से क्या कहना चाहती है, ऊपर से मैंने अर्थ समझा दिया। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई अग्नायुध या कोई आयुध या कोई गोला बारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि वह धारा 5 के अधीन उसके पास अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है। धारा 5 में हथियार के विनिर्माण के लिए, विक्रय करने के लिए, पोजीशन में रखने के लिए, एक्वायर करने के लिए लाइसेंस की बात कर रहा था।
तो कोई व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति से ऐसी क्लास का या ऐसा डिस्क्रिप्शन का अग्नायुध, फायर आर्म्स या कोई अन्य आर्म्स है या गोला बारूद है वो क्रय कर रहे हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति से क्रय कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति धारा 5 के अधीन लाइसेंस नहीं था, प्राधिकृत नहीं था वो, और हमने उससे कोई हथियार क्रय कर लिया। मेरे पास एक लाइसेंस आया, मैंने लाइसेंस लिया जिला मजिस्ट्रेट से, वैलिड लाइसेंस था, ठीक है। मैं लाइसेंस लेने के बाद जिला मजिस्ट्रेट तो मुझे गन देता नहीं, वो कहता आर्म्स डीलर से आप लाइसेंस दिखा के आर्म्स डीलर से गन ले लो। मैं आर्म्स डीलर के पास तो नहीं गया क्योंकि वहाँ गन आती है महंगी, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की गन्स आती है, ठीक है। और मैंने देखा कि पड़ोस में के गांव में कोई एक विशेष जाति के, चलो मैं आपको एक जगह चलती है मध्य प्रदेश में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पर एक विशेष जाति के, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, कि वहाँ के वो लोग अवैध हथियार बनाते हैं। वहाँ कहते हैं कि 8-8, 5-5 हज़ार रुपये में पिस्टलें बिकती है, देसी कट्टा वगैरह जो गने होती है वो 2,000, 2-2 हज़ार रुपये में बिकती है। तो ऐसा कोई झाबुआ जिले के अंदर से मैं जाकर एक हथियार ले आया, किस पर, मेरे लाइसेंस से उस हथियार को यूज करने के लिए, जबकि मुझे लेना किससे था, जिसके पास आर्म डीलर के पास लाइसेंस हो, उस लाइसेंसधारी आर्म डीलर से मुझे हथियार क्रय करना था। पर मैंने धारा 5 में जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए था उससे क्रय नहीं कर कर किसी अन्य व्यक्ति से 10,000 में गन क्रय कर ली, जिसके पास किसी प्रकार के हथियार को बेचने का लाइसेंस नहीं था। तो मेरा अपराध ए पोर्शन के अंदर या क पोर्शन के अंदर आ जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध, अग्नायुध या गोला बारूद क्रय किया है। जो व्यक्ति से मैंने क्रय किया उसको धारा 5 के अंदर लाइसेंस या ऑथोराइज नहीं किया गया था, तो मैंने धारा 29 के उल्लंघन किया है। या फिर कोई आयुध या गोला बारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से ही इस बात का अभिनिश्चय किए बिना परिदत करेगा कि कोई आयुध है, कोई गोला बारूद है अन्य व्यक्ति के कब्जे में, उससे इस बात का विनिश्चय किए बिना कि आप इस हथियार को रखने के हकदार हो क्या आर्म्स एक्ट के अधीन या कोई अन्य एक्ट के अधीन, या फिर उसको किसी आर्म्स एक्ट या अन्य एक्ट के अधीन कब्जे में रखने से मना नहीं किया गया। मैंने ये चीज़ क्लियर ही नहीं की और मैंने उसको हथियार परिदत कर दिया, जैसे कि मुझे पता था कि ये व्यक्ति आर्म्स एक्ट के अधीन आर्म हथियार रखने का हकदार नहीं है क्योंकि ये 21 वर्ष से कम आयु का है, या उसको प्रतिसिद्ध कर रखा था आर्म्स एक्ट ने कि ये हथियार का लाइसेंस कभी नहीं रख सकता, ये हथियार नहीं रख सकता। ऐसे प्रतिसिद्ध व्यक्ति के पास मैं अपना हथियार परिदत कर देता हूँ। 2 व्यक्तियों की मना कर रहा है जो आर्म्स एक्ट या कोई अदर लॉ के अधीन हथियारों को पोजीशन में रखने का हकदार नहीं है, या आर्म्स एक्ट या किसी अदर एक्ट के अधीन उसको प्रतिसिद्ध नहीं किया गया है या किया गया है, ऐसा विनिश्चय किए बिना ही मैंने उसको हथियार दे दिया। क्यों, हकदार नहीं था फिर भी मैंने हथियार दे दिया, उसको प्रतिसिद्ध किया गया था फिर भी मैंने अपना हथियार परिदत कर दिया अब अन्य व्यक्ति के कब्जे में। तो मेरे को धारा 29 में कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कोई आयुध या गोला बारूद अन्य व्यक्ति के कब्जे में इस बात का भी निश्चय किए बिना परिदत करता हूं, प्रदान करता हूं कि ऐसा अन्य व्यक्ति इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कब्जे में रखने का हकदार है या उसको प्रतिसिद्ध नहीं किया गया, ये अभिनिश्चय करने के बाद ही उसको देना है। अगर वो हकदार है, उसको प्रतिसिद्ध नहीं किया गया और परिदत करते थे वो ठीक है, पर उसको मान लो आर्म्स एक्ट ने हकदार नहीं बनाया था हथियार रखने से या आर्म्स एक्ट के अधीन पोजीशन में रखने से उसको प्रतिसिद्ध किया गया था, तो आप उसको अपना आयुध परिदत नहीं कर सकते। कहाँ पर हकदार होगा, कहाँ पर नहीं, चलो एक प्रोविजन आपको याद दिलाता हूँ। हमने ऐसा पढ़ा था कि कोई व्यक्ति जिसके पास हथियार है अपनी खुद की उपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को हथियार परिदत करके और कंधे पे ले चल के वहन करवा सकता है। किस पर्पज से, लाइसेंस रिन्यू करवा रहा है, रिपेयर करवा रहा है, या फिर खुद खड़ा है और फिर उस व्यक्ति के कंधे पे हथियार टंगवा रखा है, तो इट्स ये वैलिड है, आप किसी को परिदत कर सकते हो, धारा 29 उससे मना नहीं करेगी। पर आप घर बैठे हो, आपने किसी को हथियार दे दिया और वो हथियार आपका लेकर कंधे पर टांग कर जा रहा है और कोई भी काम उस हथियार से करके रह गए, तो धारा 29 आपको लाइबल ठहराएगी कि आप 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाएंगे। बात समझ लेना। बाकी लैंग्वेज आएगी तो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको दिमाग में
क्लियर होता जाएगा। जब कभी भी मैं समस्यात्मक प्रश्न देता हूँ आपको क्लियर नहीं होता कि इसका आंसर क्या है, आप बेयर एक्ट खोल के बैठा करो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, बेयर एक्ट खोल के आप एक एक धारा को देखो क्या है इसकी लैंग्वेज में, इसको पिरो सकते हैं। आप पिरो सकते हैं तो कोई इजीली आप पिरो दो, पर आप बिना देखे ही आप आंख बंद करके आप ये नहीं देखते कि वो परीक्षार्थी था कि परीक्षा लेने वाला था, किस धारा में परीक्षार्थी को सजा होनी, किस धारा में परीक्षा लेने वाले को, फिर भी आप करते रहते हो। एक्चुअल में कॉपी चेक करते हैं, जब दिखता है कि कई बच्चे क्या कर रहे हैं तो बोल देता हूँ। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रयास करते रहो, सुधार होता रहेगा। धारा 28 बता देता हूँ, पनिशमेंट फॉर यूज और possession of firearms or imitation firearms in the certain cases. Whoever makes or attempt to make any use whoever of a firearms or imitation firearms with intent to resist or prevent to lawful arrest or detention. कोई भी व्यक्ति या तो अटेम्प्ट करता है या फिर क्या करता है, फायर आर्म्स, इमिटेशन फायर आर्म्स को यूज करता है रेजिस्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए लॉफुल अरेस्ट को या डिटेंशन को, तो ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन शेल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स विच मे बी एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद फाइन। कि कोई भी व्यक्ति जो फायर आर्म्स का यूज करके या इमिटेशन फायर आर्म्स का यूज करके किसी व्यक्ति की जो लॉफुल अरेस्ट किया गया है या लॉफुली उसको डिटेंशन किया गया है, उसको रेसिस्ट करता है या प्रिवेंट करता है, इस इंटेंशन से फायर आर्म्स का यूज करता है या यूज करने का प्रयत्न करता है, तो 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकेगा और फाइन से भी लाइबल किया जाएगा। इन द सेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन इमिटेशन फायर आर्म्स हैज द सेम मीनिंग इन द सेक्शन 6, कि यहाँ जो इमिटेशन फायर आर्म्स शब्द को यूज किया गया, इस शब्द की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन वैसे ही होंगे जो सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन में इसको डिफाइन किया गया है। वहाँ इमिटेशन फायर आर्म्स का जो अर्थ बता रखा है वही अर्थ यहाँ पर लेना है। पनिशमेंट फॉर नोइंगली परचेज आर्म्स ETC फॉर अनलाइसेंस पर्सन और डिलीवर्स आर्म्स ETC टू पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू परचेज द सेम। या तो आप परचेज करते हो आर्म्स ऐसे व्यक्ति से जिसके पास लाइसेंस नहीं था, अनलाइसेंस पर्सन से आप परचेज करते हो आर्म्स को, या फिर आप ऐसे व्यक्ति को आर्म्स डिलीवर करते हो जिस पर्सन के पास एंटाइटल नहीं था वो उसको पोजीशन में रखने का, या उसको प्रोहिबिट कर दिया था आर्म्स एक्ट या किसी अदर एक्ट के अधीन उसको प्रोहिबिट कर दिया था, तो वहाँ धारा 29 लागू होती है। वो एवर परचेज एनी फायर आर्म्स, कोई व्यक्ति फायर आर्म्स खरीदता है या एनी अदर आर्म्स फॉर सच क्लास और डिस्क्रिप्शन एज में बी प्रेस्क्राइब, कोई भी ऐसा क्लास का या डिस्क्रिप्शन का जैसा प्रेस्क्राइब किया गया ऐसा फायर आर्म्स या आर्म्स परचेज करता है या एम्यूनिशन परचेज करता है फ्रॉम एनी अदर पर्सन, कोई अन्य व्यक्ति से जिसके बारे में नोइंग वो जानता है कि दैट सच अदर पर्सन इज नॉट लाइसेंस्ड और अथोराइज अंडर सेक्शन 5, कि वो व्यक्ति अथोराइज नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है उसको परचेज सेल करने का, आप ऐसे व्यक्ति से परचेज कर लेते हो तो आपको ए पॉइंट के अंदर, धारा 29 के ए पॉइंट के अंदर पनिश किया जाएगा। या फिर आप डिलीवर करते हो, डिलीवर एनी आर्म्स और एम्यूनिशन इनटू द पोजीशन ऑफ अनदर person without previously ascertain that such other person is entitled by the virtue of this act and any other law for the time being in force to have and is not prohibited by this act and such other law from having in the possession the same, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को डिलीवर करते हो आर्म्स या एम्यूनिशन, ऐसे व्यक्ति की पोजीशन में डिलीवर करते हो कि आप जानते हो उसको इस एक्ट के या अदर एक्ट के वर्चू में एंटाइटल नहीं किया गया है आर्म्स रखने से, या उसको प्रोहिबिट कर दिया इस एक्ट ने या अदर एक्ट ने जो समय इन्फोर्स में है उसके अधीन आर्म्स रखने से उसको प्रोहिबिट कर दिया, फिर भी आप उसको आर्म्स डिलीवर कर देते हो तो आप पनिशेबल होंगे। सेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स विच में बी एक्सटेंड टू 3 ईयर और फाइन और बोथ 3 साल या
3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से आपको लाइबल ठहराया जाएगा। 3 ईयर और फाइन और बोथ। दो छोटी धाराएं और है, 31 तक कर लेते हैं। हालांकि आपको याद करना है, धारा को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। 3 चीजें होती है। सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो क्लास पढ़ते वक्त 2 बार 3 बार, उसके बाद आप धारा को याद करो, फिर उस धारा को याद करने के बाद नोट्स बनाओ। 3 चीजें आपको करनी होती है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर किया करो, ठीक है। धारा तो कल है, परसों है, अगले दिन भी याद कर लोगे। 46 धारा का बेयर एक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, याद कर दोगे आप। रोज की 5-6 धारा का एवरेज सेट करोगे तो भी आराम से कर दोगे। पर कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर किया करो कि आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हो एपीओ को, वहाँ पूरा कंसेप्चुअल पेपर आता है और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। जो सोच रहा है कि थ्योरेटिकल पेपर आएगा, तो थ्योरेटिकल पेपर कम आता है, कंसेप्चुअल ज़्यादा आता है, इसलिए कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करो। धारा 30 देखते हैं कि धारा 30 क्या कहती है। अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड। तो जो कोई अनुज्ञप्ति की कोई शर्त, अनुज्ञप्ति में आपको कहा गया था कि आपको कृषि प्रयोजन के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, यह लाइसेंस को केवल इस जिले में ही लेके घूमोगे, आपने उस लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन किया, या कोई इस एक्ट के या इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया। या तो आपने लाइसेंस में कोई कंडीशन शर्त दी गई थी उसका उल्लंघन किया, या इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया लाइसेंस लेने के बाद, या इस एक्ट के अधीन बनाए गए आर्म्स रूल हैं उनका उल्लंघन किया, जिसके लिए कहीं भी सजा नहीं बताई गई है। अगर उसके लिए कहीं सजा बता रखी है कि आपने हथियार का लाइसेंस लिया था, उसके बाद भी उसका कोई उल्लंघन किया और सजा बता रखी है, तो सजा के अनुसार देख लो। जैसे धारा 29 हम पढ़ के आए, बात कर रहा था कि भले आपके पास लाइसेंस हो पर आपको किसी अन्य व्यक्ति से जिसके पास लाइसेंस नहीं है उससे क्रय नहीं करनी गन, या किसी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त नहीं करना जो एंटाइटल्ड नहीं है या जिसको प्रोहिबिट किया हुआ है। तो अगर प्रोविजन बता रखा है तो प्रोविजन के अनुसार सजा कर दो। पर आपके पास लाइसेंस की कोई शर्त का उल्लंघन किया, या इस एक्ट के अधीन बनाए गए रूल थे, या इस एक्ट के किसी उल्लंघन में जिसके लिए कहीं पर कोई सजा नहीं बताई गई उसका उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से जो 2000 रुपये तक हो सकेगा, 6 मंथ या 2000 रुपये का फाइन, या बोथ से दंडनीय होगा। तो जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में कहीं पर कोई पनिशमेंट नहीं बताया गया, तो उसको 6 माह तक की सजा या जुर्माना जो 2000 रुपये हो सकेगा या दोनों से दंडनीय बनाया गया है। धारा 31 कि आपने इस एक्ट के अधीन आपको पहले भी दोष सिद्ध किया जा चुका है और तत्पश्चात दोबारा इस एक्ट के अधीन आपके खिलाफ ट्रायल चल रही है और आपको दोष सिद्ध किया जाता है, तो क्या जो पहले सजा जो अपराध की सजा बता रखी है उसी सजा से लाइबल होगा। तो ये बात करता है कि आर्म्स एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर इसी प्रकार हथियार रखने पर खुली छूट दे दी जाएगी और बार बार व्यक्ति वही अपराध करके कम सजा में बचता रहेगा, तो फिर अपराधों पर और आर्म्स रखने पर कैसे लगाम लगाई जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट सजा का प्रोविजन करता है कि अगर एक बार आपको पनिशमेंट कर दिया गया आर्म्स एक्ट के अधीन और उसके सब्सिक्वेंट में आप वापस वैसा ही ऑफेंस करते हो, तो फिर आपको दुगनी शास्ति से लाइबल होंगे कि 7 साल की से लेकर 14 साल तक है, तो मिनिमम 7 साल की जगह मिनिमम 14 साल से लेकर आपको आजीवन कारावास तक जाना होगा, 28 वर्ष तक की सजा तक आपको जाना होगा। तो दुगने दंड की यह बात करता है। पढ़ते हैं धारा 31 क्या कहती है कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, कि जो कोई इस एक्ट के अधीन कोई भी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर, मुझे इस एक्ट के अधीन किसी धारा में एक बार दोष सिद्ध कर दिया और वापस उस सजा को भुगतने के बाद मैं वापस वैसा ही आर्म्स एक्ट के अधीन कोई अन्य प्रकार का अपराध करता हूं और आर्म्स एक्ट के किसी भी सेक्शन के अधीन वापस मुझे ट्रायल किया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, दोष सिद्ध कर दिया जाता है,
तो वह पश्चात कथित अपराध के लिए जब मुझे दोबारा दोष सिद्ध किया गया तो उस अपराध के लिए जो भी मुझे सजा दी गई है उस धारा में, उस धारा से दुगनी शास्ति का मैं दंडनीय होऊंगा। बात समझ में आ गई कि मुझे किसी सेक्शन के अंदर एक बार दोष सिद्ध कर दिया, मान लो कि सेक्शन 25 के अंदर मेरे को कहीं भी एक जगह दोष सिद्ध कर दिया, वहाँ 3 साल तक की मिनिमम सजा थी, 5 साल में एक जीवन थी, 3 से 5 के बीच में मेरे को दोष सिद्ध कर दिया और मैं जमानत पर छूट कर आकर या सजा पूरी काटने के बाद छूट कर आकर वापस आर्म्स एक्ट के किसी भी एक्ट का किसी भी धारा का उल्लंघन कर देता हूं, तो मुझे उस धारा के लिए जितना दंड बता रखा उससे दुगने दंड के लिए शास्ति होगी, क्योंकि मैं आर्म्स एक्ट का पहले भी एक अपराध कर चुका हूं। तो आर्म्स एक्ट का एक अपराध उसके लिए दोष सिद्ध हो गए, वापस आर्म्स एक्ट का कोई अपराध करते हो तो वर्तमान में जो अपराध किया है उस अपराध की दुगनी दोष सिद्धि आप पर लगेगी, पुराने वाले की दुगनी नहीं, वर्तमान में जो अपराध किया उसकी दुगनी। पनिशमेंट फॉर कंट्राविक्शन फॉर द लाइसेंस और रूल, whoever contravene any condition of the license, आपने लाइसेंस की कंडीशन का कंट्राविन किया है या एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या इस एक्ट के अंदर जो रूल बनाए गए उनका कंट्रावेंशन किया है, विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस एक्ट, कि उसके लिए कोई पनिशमेंट इस एक्ट में कहीं भी नहीं बताई गई, shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 6 months or fine which may extend to 2000 rupees and both or both। तो क्या पनिशेबल होगा? imprisonment for a term which may be extended to 6 months or with fine which may be extended to 2000 rupees or both, इससे आप लाइबल होंगे। धारा 31 पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, whoever having been convicted of a offense under this act, किसी को इस एक्ट के अधीन कन्विक्ट किया गया, इज अगेन कन्विक्टेड इन द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, उसको दोबारा इसी एक्ट की किसी प्रोविजन या किसी अपराध के किसी ऑफेंस के अंदर दोबारा कन्विक्ट किया, तो सेल बी लाइबल फॉर डबल ऑफ द पेनल्टी प्रोवाइड फॉर द लेटर ऑफेंस। बाद वाले अपराध के लिए जो शास्ति दे रखी है उस शास्ति से डबल पेनल्टी का आप पर इम्पोज की जाएगी, उससे आप पनिशेबल होंगे। इस एक्ट के अधीन एक बार अपराध किया, दोष सिद्ध हो गए, दोबारा इस एक्ट के अधीन कोई अपराध में दोष सिद्ध होते हो तो आपने जो दोबारा वाला अपराध किया उसके लिए जो भी पेनल्टी होगी उससे डबल पेनल्टी से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिशेबल होगी। धारा 26 से लेकर धारा 31 तक पढ़ी है, एक एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, कंसेप्ट बना लेना। छोटी क्लास लिए ताकि आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद कर लो। थैंक यू सो मच।